नमस्कार, 10 बजने वाले हैं और आप देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबरें, मगर पहले शो की 4 बड़ी खबरें। प्रशांत के साथ देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने की जन धन योजना की शुरुआत। पहले दिन खुले 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख का दुर्घटना बीमा मुफ्त। सरोज सिंह बताएंगी रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक पर कन्नड़ अभिनेत्री ने लगाया बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप। गौड़ा बोले झूठे हैं आरोप, अभिनेत्री का कांग्रेस कनेक्शन निकला। अंजलि सिंह के साथ देखेंगे नोएडा में आप कार्यकर्ता चंद्रमोहन ने प्रेमिका के लिए रची खुद की मौत की साजिश। मानसिक विक्षिप्त को अपने कार में जलाकर मारा, बैंगलोर से पकड़ा गया। और पल्लवी त्यागी के साथ देखेंगे हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली ने 9 साल साथ रहने के बाद की शादी। फ्रांस में शादी के मौके पर 6 बच्चे भी रहे मौजूद। मगर आगे बढ़ें और आपको बता दें कि हमारे रिपोर्टर्स से आप सीधे जुड़ सकते हैं हर खबर के साथ। हमारे रिपोर्टर्स का ट्विटर हैंडल भी आप लगातार अपने टेलीविजन सेट्स पर देख सकते हैं। मगर आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना आज से शुरू। पहले दिन 1.5 करोड़ नए बैंक अकाउंट खोले गए। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने भव्य समारोह में जन धन योजना देश को समर्पित की। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। जन धन योजना में हर परिवार के 2 सदस्यों का बैंक अकाउंट खुल रहा है। सरकार का लक्ष्य कुल 7.5 करोड़ परिवारों यानी 15 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोलने का है। अकाउंट खोलने वाले को डेबिट कार्ड के साथ साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। जीरो बैलेंस अकाउंट में 6 महीने बाद 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट भी मिलेगा, यानी जमा रकम से 5,000 रुपए ज्यादा निकालने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने देश की राजधानी में जन धन योजना शुरू की तो बाकी राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्रियों ने ये स्कीम लॉन्च की। जन धन योजना शुरू करते वक्त पीएम मोदी ने अपनी गरीबी की कहानी भी सुनाई। कहा, मेरा भी खुला था बैंक अकाउंट लेकिन उसमें रुपया नहीं डाल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन धन योजना से गरीब अमीर का भेद कम होगा। प्रधानमंत्री ने किया ऐलान, 26 जनवरी से पहले खाता खोलने वाले को 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी मिलेगा। जन धन योजना के तौर पर मोदी सरकार की पहली बड़ी स्कीम पूरे देश में धूमधाम से शुरू हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में मोदी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि ये योजना आर्थिक छुआछूत खत्म करेगी। अच्छा तो नहीं, लेकिन मन करता है कि मैं कहूँ, ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी, देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते। पीएम ने कहा कि अकाउंट के साथ 1 लाख का दुर्घटना बीमा तो है ही, 26 जनवरी तक खाता खुलवाने पर 30,000 का जीवन बीमा भी मिलेगा। 26 जनवरी तक जो लोग अपने खाते खुलवाएंगे उनको 1 लाख रुपया का अकस्मात बीमा के उपरांत 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। सरकार इसी अकाउंट में गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी का पैसा भी ट्रांसफर कराने की योजना बना चुकी है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हो चुकी है और बैंकों में लोगों का आना शुरू हो गया है अपना खाता खुलवाने के लिए। इस योजना के तहत माना जा रहा है कि करीब 7 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर सरोजनी नगर की शाखा में और यहाँ पर सवेरे से कई लोग आ चुके हैं जो कि अपना खाता खुलवाने की प्रक्रिया जो है जिनकी शुरू हो चुकी है। मैडम, अभी हमारे पास 40 से 50 लोग आ चुके हैं। अभी इस योजना में रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा, 1 लाख तक की एक्सीडेंटल कवर है और आगे आने वाले गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम्स हैं और दूसरी स्कीम्स हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर तक, पब्लिक तक पहुंच पाएगा। मतलब इसमें एक ही आधार कार्ड से, अभी वोटर आईडी जिस पर सेम एड्रेस हो, कोई भी आईडी प्रूफ जिस पर एड्रेस क्लियर हो, आइडेंटिटी क्लियर हो, उससे अकाउंट खुल सकता है। तो उसमें ज़्यादा इसमें लिबरलाइज टर्म्स पे अकाउंट खुल रहा है, इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब उन लोगों के लिए पैसा रखना आसान होगा, स्कीम्स का लाभ लेना आसान होगा जो अब तक पैसे किसी और के पास रखा करते थे, उनके लिए भी एक तरह की बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा ये हो सकती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट खोलने का क्या असर होगा, इस पर एक नजर डालते हैं। जन धन योजना के तहत सबके पास बैंक अकाउंट होने से गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। सब्सिडी सीधे अकाउंट में जाने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और बिचौलियों के पास पैसा नहीं जाएगा। गरीबों को कर्ज पाने के लिए साहूकार पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना होगा। बैंक से कर्ज का सही हिसाब रहेगा।
ओवरड्राफ्ट सुविधा से बैंक में पैसे न होने पर भी आधार कार्ड धारी गरीब लोग 5,000 रुपए तक पैसे निकाल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जन धन योजना का ऐलान किया था। नोएडा का आप कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा जिंदा निकला। प्रेमिका के चक्कर में अपनी मौत साबित करने के लिए ली एक मानसिक विक्षिप्त की जान। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा को नोएडा पुलिस ने बेंगलोर से जिंदा पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि खुद की मौत का नाटक रचकर चंद्रमोहन प्रेमिका के साथ बेंगलोर भाग गया था। चंद्रमोहन ने 1 मई की रात ग्रेटर नोएडा में अपनी कार में एक मानसिक विक्षिप्त युवक को जिंदा जला दिया और ये साबित कर दिया कि जलने वाला चंद्रमोहन था। पुलिस शुरू में इसे हादसा मान रही थी, लेकिन जांच में पता चला कि मौत का नकली ड्रामा रचा गया। पुलिस को चंद्रमोहन की प्रेमिका के बारे में भी पता चला और उसके फोन नंबर की निगरानी की गई तो चंद्रमोहन और उसकी प्रेमिका के बेंगलोर में होने का खुलासा हुआ। चंद्रमोहन शर्मा की मौत पर आम आदमी पार्टी ने काफी हंगामा किया था और मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी का केस दर्ज, कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री ने लगाया आरोप। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी का केस बेंगलोर के आरटी नगर थाने में दर्ज कराया गया है। कार्तिक गौड़ा के खिलाफ ये केस कन्नड़ फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करने वाली एक अभिनेत्री की शिकायत पर दर्ज किया गया है। सदानंद गौड़ा ने अपने बेटे के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇದೇನು ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇರ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಗನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक पर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली कन्नड़ अभिनेत्री ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। इन तस्वीरों में वो कार्तिक गौड़ा के साथ दिखाई दे रही है। ये दोनों तस्वीरें सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक पर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली कन्नड़ अभिनेत्री ने जारी की हैं। इन तस्वीरों में ये अभिनेत्री कार्तिक गौड़ा के साथ नजर आ रही है। अभिनेत्री का दावा है कि ये तस्वीरें कार्तिक गौड़ा ने उसे व्हाट्सएप पर भेजी थी। अभिनेत्री ने यह भी दावा किया है कि इन तस्वीरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। No, this is not photos because it's not taken by me or anybody. This is actually taken by his friends in his own phone, so which he sent me through WhatsApp. आरोप लगाने वाली अभिनेत्री ने दावा किया है कि वो जल्द ही 5 जून को हुई अपनी और कार्तिक गौड़ा की शादी की वीडियो सीडी भी जारी करने वाली है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक पर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले अभिनेत्री का दावा है कि कार्तिक ने 5 जून को उसके साथ शादी भी की थी और वादा किया था कि परिवार की मंजूरी मिलने के बाद वो सबके सामने उसे अपना लेगा। We know each other from 8 May. First of all, we met because in my family they was looking for a groom for my marriage. So for that reason, I actually met Karthik. So he promised me that he will going to get married to me and all that, and he got married to me on 5th June 2014 in his Mangalore house. Who was there? His mother was there? His mother was not there in Mangalore house. We both were there and driver was there. We both got married. So he had promised me that in public with all his parents agree he will going to get married to me. So I request them to accept me as a daughter-in-law. ये कन्नड़ अभिनेत्री कार्तिक गौड़ा की कल किसी और लड़की के साथ सगाई होने के बाद ही सामने आई और धोखाधड़ी और रेप का केस दर्ज कराया। कन्नड़ फिल्मों की एक अभिनेत्री और मॉडल ने आरोप लगाया है कि सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा ने शादी के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा हैं, उन्होंने इन सब आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी यानी कि राजनीतिक साजिश है उनको और उनके परिवार को बदनाम करने की, उन्हें फंसाने की। और खुद जो युवती है जो कि मॉडल है, उसका कहना है, उसने खुद भी कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की मेंबर रही है, पिछले कई सालों से मेंबर रही है। I was working with a Congress party not from now. It is from very many years back because my mom used to help very poor people. 2.5-3 years back, I joined Congress, but I was not going and
didn't have much time because I was doing movies and modeling. अब इस पूरे मामले में क्योंकि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक रंग भी आ गया है तो राजनीति भी गर्मा गई है और बेंगलोर पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने अपने बेटे पर लगे रेप और धोखाधड़ी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो कानूनी कार्रवाई में कोई दखल नहीं देंगे। Law will take its own course. See, I am on duty. The people of the country entrusted me certain responsibilities. I am doing it. If even anybody who does something wrong, law will take its own course. I am the last person to interfere in such affairs. सदानंद गौड़ा ने ये भी कहा कि जिस तरह से उनके बेटे की सगाई के दिन ये आरोप लगाए गए हैं उससे शक पैदा होता है। कोई भी आदमी अगर इस तरीके का कोई काम करता है तो वो निंदनीय है, लेकिन जब किसी नेता का, किसी मंत्री का बेटा ये काम करता है तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है, प्रधानमंत्री को ऐसे तमाम मंत्री जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको कैबिनेट से बाहर करना चाहिए। तो कार्तिक गौड़ा मामले में आ गया है नया मोड़। अभिनेत्री का कांग्रेस कनेक्शन निकला। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ, पुलिस पड़ताल कर रही है। एनडीए सरकार के मंत्री गौड़ा फिलहाल मुश्किल में हैं। अगली खबर में देखिए दिग्विजय का मोदी सरकार पर हमला, अफवाहों पर पूछा सवाल। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने साधा है गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना। दिग्विजय सिंह ने राजनाथ के बेटे पर लग रहे आरोपों को बताने की मांग की। वे बताएं तो कि अफवाह है क्या, आरोप क्या है, ये बताएं। और अफवाहों का बाजार तो गर्म है। प्रकाश जावड़ेकर जी के लिए कहा जाता है कि वो विदेश जा रहे थे तो उनके पास फोन आया कि आप पैंट जीन्स पहन के मत जाइए, जीन्स और बुशर्ट टी शर्ट पहन के मत जाइए। सदानंद गौड़ा जी कुछ रेलवे के सप्लायर्स के साथ होटल में खाना खा रहे थे, उनको कहा गया कि आप वापस लौटिए। पीयूष गोयल साहब एक बड़े उद्योगपति के यहाँ खाना खाने गए थे, वहां से निकले तो उनको डांट पड़ी। नितिन गडकरी जी का तो ये अफवाह चलती है कि उनके फोन टैप किए गए। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ऐसी कई तरह की खबरें आ रही हैं कि मंत्रियों की गतिविधियों पर मोदी सरकार नजर रख रही है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने पर कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने दिया है बयान। जनार्दन द्विवेदी का कहना है कि सक्रिय राजनीति में भी रिटायरमेंट की एक उम्र सीमा तय होनी चाहिए। परिवार में घर के बड़े और बुजुर्ग के हाथ में ही सब कुछ अगर रहेगा तो उस परिवार में प्राकृतिक शांति नहीं रह सकती। वहां भी अधिकार स्थानांतरित किए जाते हैं। तो इसी तरह से राजनीति में भी पीढ़ी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि राजनीतिक संगठन में भी एक आयु के बाद सक्रिय पदों पर लोगों को नहीं रहना चाहिए। मोदी सरकार में 75 साल से अधिक आयु के नेताओं को मंत्री पद नहीं दिया गया है। हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। हरियाणा में 3 साल पुराना बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने गठबंधन टूटने के ऐलान के बाद बीजेपी पर कई आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने 6 बार धोखे किए। इनकी फितरत आज भी नहीं बदली। और रेवाड़ी रैली में मुझे आमंत्रित किया गया था कि नहीं, मोदी साहब की रैली में मुझे उस रैली में आमंत्रित नहीं किया गया था। उसके बावजूद मैं रैली के अंदर गया। मैं वहां गया हूं, आपने टेलीविजन देखे, मुझे बिल्कुल आखिर में बिठाया गया, ना मुझे बोलने का मौका दिया गया, यहाँ तक कि मोदी साहब ने मेरा नाम तक नहीं लिया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एनडीए की ये पहली बड़ी टूट है। सीट बंटवारे को लेकर हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने किया सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान। बीजेपी का कहना है कि गठबंधन टूटने के लिए कुलदीप बिश्नोई जिम्मेदार हैं। हरियाणा की जनता कांग्रेस से इतनी नाराज है कि कांग्रेस के किसी भी करीबी व्यक्ति को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, अपने निशान पर चुनाव लड़ेगी और जनता का जनमत और जनादेश प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएगी। अगला मुख्यमंत्री हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी से होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
हरियाणा के लिए कराए गए एबीपी न्यूज और नीलसन के सर्वे में बीजेपी और एसजेसी गठबंधन को 90 में से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरी फैसला अब भी नहीं हो पाया है। दोनों पार्टियों के बीच कल रात हुई बैठक के बाद नतीजा नहीं निकला। बीजेपी को उम्मीद थी कि 15 अगस्त तक महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर आखिरी फैसला हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में कल रात हुई मीटिंग में कोई सहमति नहीं बन पाई। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती है। महायुति में शामिल छोटी पार्टियां भी विधानसभा की कुल 288 में से 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। इस बैठक में महागठबंधन की अन्य पार्टियों को आमंत्रण नहीं दिया गया था। जाहिर सी बात है, ये तमाम दल नाराज हुए हैं। शिवसेना बीजेपी में फंसे पेच को सुलझाने के लिए आरपीआई नेता रामदास आठवले का फॉर्मूला, कहा 30-30 महीने के लिए शिवसेना बीजेपी के नेता बने सीएम। महाराष्ट्र में सीएम पद और सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना बीजेपी के बीच मचा है घमासान। महागठबंधन में आरपीआई समेत कई और छोटे दल भी शामिल हैं। इस सिलसिले में आरपीआई आठवले अध्यक्ष रामदास आठवले ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। आठवले ने महाराष्ट्र में 30-30 महीने के लिए शिवसेना बीजेपी के सीएम का फॉर्मूला दिया है। शिवसेना बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होगा। अभी जिसकी सीटें ज्यादा आएगी वो मुख्यमंत्री हो सकता है, या 2.5 साल का भी फॉर्मूला आगे आ सकता है। रामदास आठवले ने बीजेपी से अपनी पार्टी के लिए केंद्र में एक मंत्री पद, 13 विधानसभा सीटें और 2 विधान पार्षद बनाने की भी मांग की है। जापान यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने जापानी भाषा में ट्वीट किया। जापानी प्रधानमंत्री ने भी मोदी का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जापानी में लिखा कि जापान के मित्रों ने मुझे जापानी लोगों से सीधे जापानी भाषा में बात करने को कहा। मैं उन्हें जापानी अनुवाद में मदद करने के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। जापान दौरे में मैं दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने का और दोनों के बीच कई क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने का एक नया मौका देखता हूं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ट्वीट करके कहा है कि भारत मेरे दिल में विशेष स्थान रखता है और मैं पीएम मोदी के जापान दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को जापान के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान देश के कई बड़े उद्योगपति भी अलग से जापान जा रहे हैं। जिन 3 बड़ी खबरों पर हमने अब तक निगाह डाली। जनधन योजना में पहले दिन 1.5 करोड़ अकाउंट खुले। नोएडा में मृत आप कार्यकर्ता आखिरकार जिंदा निकला और हरियाणा में एनडीए से अलग हुआ एचजेसी। और अब रुक करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में अब बाइक पर पीछे बैठकर सफर करने वाली महिला को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। दिल्ली सरकार ने ये नियम बनाया है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब दिल्ली में अगर कोई महिला बाइक पर सफर कर रही है या स्कूटर पर सफर कर रही है और उसने अगर हेलमेट नहीं पहना तो उसका चालान होगा। न सिर्फ बाइक चलाने या स्कूटर चलाने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, बल्कि पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना होगा, फिर चाहे वो महिला क्यों ना हो। इस अधिसूचना में सिर्फ एक छूट जो है वो दी गई है, वो ये है कि सिख महिलाओं को जो अगर धार्मिक अनुष्ठान की वजह से वो नहीं पहन सकती तो उन्हें ये छूट दी गई है। लेकिन बाकी तमाम महिलाएं जो बाइक पे पीछे बैठ के सफ़र करती हैं, स्कूटर पर सफ़र करती हैं, उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। शूटर तारा शाहदेव के शादी विवाद में आरोपी पति रंजीत सिंह कोहली का रांची पुलिस करवा सकती है नार्को टेस्ट। इस बीच रंजीत सिंह कोहली ने पहली बार पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि उसी का नाम रकीबुल हसन भी है। रांची पुलिस के मुताबिक रंजीत सिंह कोहली ने पूछताछ में कबूल किया है कि शादी के अगले दिन उसका तारा से निकाह भी हुआ था। रंजीत ने पुलिस को ये भी बताया है कि तारा शादी और निकाह की बात जानती थी और उसे विश्वास में लेकर ही सब हुआ था। 1 साल से नमाज पढ़ने की बात भी रंजीत ने कबूल की है। रंजीत उर्फ रकीबुल ने कहा है कि मां के साथ तारा का विवाद हुआ था, तभी मारपीट की घटना भी हुई थी। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को दिल्ली पुलिस और रांची पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया था और ट्रांजिट रिमांड पर रांची पुलिस उसको रांची लेकर आई, जिसके बाद उसको अदालत में पेश किया गया और अदालत ने रकीबुल हसन को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यूपी में अब बेखौफ अपराधियों से ही नहीं बल्कि पुलिस से भी डर लगने लगा है। यूपी के एक चौकी इंचार्ज पर लगा है महिला को पूछताछ के बहाने थाने बुलाकर उसके साथ रेप करने का आरोप। यूपी के बलरामपुर में ललिया थाने में तैनात ये वही चौकी इंचार्ज महेंद्र यादव है जिस पर लगा है
हिरासत में एक महिला से रेप का आरोप। महिला को उसके पति के साथ प्रेम विवाह के मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। महिला का आरोप है कि दारोगा महेंद्र सिंह उसे हिरासत में ही अपने घर ले गए और रेप करने के बाद उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसके पति को मार देगा। दरोगा साहब वहाँ पे ले गए थे हमको, फिर वहाँ क्या नाम इनको बाहर लटाए और हमको अपने पास लटाए। हाँ क्या बताऊँ, फिर हमारे साथ गलत काम किए। दरोगा साहब ने महेंद्र यादव कहीं को बताओगी तो काट के फेंक दूंगा या जेल भिजवा दूंगा, कभी मिलेंगे नहीं। घटना की शिकायत जिले के एसपी से करने के बाद दारोगा महेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन दारोगा को फरार बताया जा रहा है, जबकि तस्वीरों में आरोपी दारोगा महेंद्र यादव को कोर्ट में घूमते देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं यूपी के आला अधिकारी अपने आरोपी दारोगा को बचाने की कोशिशों में तो नहीं लगे हैं। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ब्रैड पिट और अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने 9 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद गुपचुप शादी की फ्रांस में। 50 साल के ब्रैड पिट और 39 साल की एंजेलिना ने पिछले हफ्ते फ्रांस में शादी कर ली। दोनों ने अपने 6 बच्चों की उपस्थिति में शादी की। ब्रैड पिट की उंगलियों में जो हीरे की अंगूठी दिख रही है, ये शादी की अंगूठी है। शादी फ्रांस के शहर नीस के उस घर में हुई जो उन्होंने 2011 में खरीदा था। ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली की जोड़ी ब्रेंजेलिना नाम से भी काफी मशहूर है। और इस वक्त एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सीरिया से आई है। इराक में बेगुनाहों को मारने वाले आतंकी संगठन ISIS ने सीरिया में भी सैकड़ों सैनिकों को मार डाला है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीरों में ISIS के आतंकवादियों ने सीरियाई सैनिकों को और सैकड़ों की तादाद में अगवा करके दिखाया गया है। और उसके बाद जो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, ये राक्का की तस्वीर है। बताया गया है जमीन पर लाशें पड़ी हुई हैं इन तमाम सैनिकों की। बहुत खौफनाक तस्वीर है और हम वो तस्वीर जो आपको विचलित कर सकते हैं नहीं दिखा सकते, मगर इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से ISI के आतंकवादी जो हैं लगातार हमला कर रहे हैं। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में बस इतना ही।